पाकिस्तान आतंक की जननी है और उसका प्रकोप, उसका प्रभाव पूरी तरह से बांग्लादेश में दोबारा बना है 71 के बाद। अखिलेश जी का नाम आप क्यों ले रहे हैं? वहाँ तो योगी जी की सरकार है। और एक बात बताइए, आप जो ये घुसपैठ की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा चुभेगा ये सवाल, लेकिन ये बताइए कि एक महिला पाकिस्तान की सीमा हैदर जो एक इलीगल घुसपैठ की तरह हमारे देश में रह रही है, उसके खिलाफ क्यों नहीं एक्शन लिया जाता? वहाँ तो योगी जी की सरकार है। योगी सरकार के भरोसे छोड़ दें। आपको क्या लगता है देश किसके भरोसे चलेगा? केवल केंद्र सरकार के भरोसे चलेगा? कि भारत में मुसलमान जो है वो सुरक्षित नहीं है। फिर भी जनसंख्या बढ़ रही है, मुसलमानों की सुरक्षित नहीं है। तो इस देश के अंदर जितने मदरसे हैं सबको बंद कर देना चाहिए। इस देश के अंदर जितने मदरसे हैं सबको बंद कर देना चाहिए। वेदों को पढ़ाया जाता है कि हिंदुओं के बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता ना। जब उनके लिए आप परमिशन नहीं देते, उनके लिए उस सरकारी स्कूल के अंदर एजुकेशन सिस्टम में उस पढ़ाई को वैलिडिटी नहीं देते हो, तो मदरसों में क्यों देते हो भाई आप? तो मैं समझ गई। मुझे बताइए, कौन से मुसलमानों ने के अंग को दान देने की योजना बनाई आज तक है किसी की? कौन देता है? दधीची दान योजना के तहत अनेक लोग, हिंदू सनातनी लोग, अपने देह का दान कर देते हैं ताकि दूसरों के काम आ जाए। मुझे एक मुसलमान का बताइए किसी ने दान किया आज तक? तो एक सिंगल का। ये तो बवाल कट गया था। अभी जो एनसीपीसीआर के जो चेयरमैन हैं प्रियांक कानूनगो, उन्होंने भी तो हम अपनी बहन बेटियों को, उनकी बहन बेटियों को अपनी बहन बेटियों की तरह मानते, सम्मान करते, वो करते हैं। वो अपनी बहन बेटियों को नहीं करते, दूसरे का तो क्या करेंगे? फिर आप कैसे कहते हैं सब जन सम्मान? तो जिस देश में सुरक्षित है वहां क्यों नहीं भेजते इनको भाई? 47 में बंटवारा हो गया था ना, तुम्हारा हमारा। किसके आधार पे हुआ था? इस्लाम के आधार पे हुआ था ना कि हमें इस्लामिक देश चाहिए। तब बंटवारा कर रही है तो फिर यहाँ इस्लामिक देश चाहिए भाई। बेटियों का माँ बाप के सामने, भाइयों के सामने ब्रूटल रेप किया जा रहा है, मारा जा रहा है। ये इस्लामिक टेररिस्ट, इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट, इस्लामिक कट्टरपंथी एक कोविड में जो बीमारी आई थी उससे भी ज्यादा खतरनाक बीमारी है। मैं शब्दों बयान नहीं कर सकता जो वीडियो देख रहे हैं। इतना शोषण हो रहा है। मेरा ट्वीट कोई पैगंबर मोहम्मद या किसी धर्म के खिलाफ नहीं था। मेरे देवी देवताओं के बारे में जब किसी ने अनाप शनाप अनर्गल बकवास लिखना शुरू किया तो मैंने उनसे सवाल पूछा था कि जरा तुम भी बताओ कि क्या ये सत्य है तुम्हारे पैगंबर मोहम्मद ने 6 साल की बच्ची के साथ, तो उन्होंने कितना बड़ा हलाल पिया होगा? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बजाते रहो भारत न्यूज में। मेरा नाम श्रावणी मिश्रा भूपति है और मेरे साथ नवीन कुमार जिंदल साथ में बैठे हैं। मैं आपको बता दूं कि इनके द्वारा मोहम्मद पैगंबर साहब के खिलाफ एक ट्वीट करना, जिसके बाद इतना बड़ा भूचाल आया कि भारतीय जनता पार्टी ने इनको पार्टी से निष्कासित कर दिया और ये सिलसिला अभी तक जारी है। हमारे देश में कुछ पॉलिटिकल एनिमल जो है वो भारतीय जनता पार्टी या फिर सत्य सनातन को मानने वाले एक ही पार्टी है, उसका विरोध करने के लिए इस्लाम को बढ़ावा दे रही है। उसको लगता है कि इस्लामिक लोग एक वोट को कंसोलिडेट करके एक जगह एकजुट होकर के उसको सत्ता पर आसीन कर देंगे। आपने कहा बांग्लादेश में किस प्रकार से अत्याचारों ने सब देख रहे हैं। जो गैर मुस्लिम लोग हैं, जितने सनातनी लोग हैं, चाहे वो बांग्लादेश के नागरिक हैं, उन्होंने 1971 के बाद बांग्लादेश को बांग्लादेश बनाया। जिन्होंने वहां पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां लगा करके उस गरीबत को वहां पे खत्म करके लोगों को रोजगार दिए। हिंदुस्तान से गारमेंट्स का और दूसरी जगह से बहुत सारे इंडस्ट्रीज को बांग्लादेश में स्थापित करके उन्होंने चालू करके वहां के लाखों लोगों को रोजगार दिया। उनका पेट भरा, उनके बच्चों को पालन पोषण का साधन बनाया। आज उन लोगों के साथ किस तरह से अत्याचार हो रहा है अब देख रहे हैं। बेटियों का माँ बाप के सामने, भाइयों के सामने ब्रूटल रेप किया जा रहा है, मारा जा रहा है। छोटे छोटे बच्चों को बांध करके उनके छोटे छोटे टुकड़े करके माँ का, दूसरे महिलाओं का, मैं शब्दों बयान नहीं कर सकता जो वीडियो देख रहे हैं। इतना शोषण हो रहा है। लोगों को मार मार करके जिंदा लटकाया जा रहा है। हमारी 51 शक्तिपीठ में से 5 शक्तिपीठ बांग्लादेश में है। उनके साथ क्या हो रहा है समझ सकते हो? भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर डॉक्टर साहब ईस्टर्न बंगाल से आते थे। वहां पे 90% दलित लोग थे।
आज उनको किस प्रकार से दलितों का शोषण हो रहा है, उनको मार रहे हैं, उनकी हत्याएं की जा रही हैं, धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। मुझे तो आज भी कष्ट होता है कहते हुए कि ये इस्लाम को इस्लामिक पार्टी बनती जा रही है कांग्रेस, तब भी उसके साथ 20% से ज्यादा हिंदू खड़ा है, न जाने कैसे खड़ा है। लेकिन नवीन जी, जहां तक आपने एक बात और कही थी श्रावणी जी कि हमारे यहाँ घुसपैठ, बस वही आने वाली थी मैं जी। तो ये कितनी बड़ी समस्या है, आप इसको देख नहीं रहे। आप पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार घुसपैठों के कारण ही बन रही है। सबसे ज्यादा योगदान तो उन्हीं मुसलमानों का है। बोला तो बांग्लादेशियों ने कि 4 दिन के अंदर कलकत्ता को भी हड़प लेंगे। तो फिर कैसे उनकी ताकत कैसे आई बोलने की? वो जरा सा मुट्ठी भर लोग, इतनी बड़ी ताकत कैसे आई? ये आज अपने आप को सत्ता पर काबिज पाने के लिए उन कट्टरपंथी इस्लामिक लोगों का सहारा ले रहे हैं, जो कुछ दिन बाद इन्हीं को निकाल करके बाहर फेंक देंगे। ऐसे कितने सारे देश हैं जिन्होंने शरणार्थी के तौर पर लिया, आज वो इस्लामिक देश हो गए। ये मुझे कहने का ये बताइए ना, ये जो घुसपैठ इतना बड़ा मसला है, तो इस पे क्या स्टैंड लेना चाहिए? देखिए, क्योंकि जिस तरीके से इसके ऊपर रोक नहीं है, आप चाहे ममता सरकार की बात करें, हम अपनी देश की भारतीय जनता पार्टी सरकार की बात करें, तो आपको क्या लगता है सरकारें क्या अपनी तरफ से गंभीर हैं इस मसले पर? और बार बार ये भी तो सवाल उठ रहा है कि जिन हिंदुओं की बात की जा रही है, बांग्लादेश में जो हिंदू मर रहे हैं, उनके लिए भारत क्या स्टैंड ले रहा है? भारत में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो क्या स्टैंड ले रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या स्टैंड ले रही है, भाजपा के लोग बताएंगे जी। अभी मैं भाजपा में किसी दायित्व पर नहीं हूँ। पिछले करीब 2.5 वर्षों से मेरी 1-to-1 कोई मीटिंग नहीं हुई है, इसलिए मुझे क्या स्ट्रेटजी, मैं तो उतना ही जानता हूँ जितना आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैं देख रहा हूँ। नहीं, कांग्रेस को आपने कहीं ना कहीं जिम्मेदार ठहराया ना। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि मैं मीडिया के माध्यम से देख रहा हूँ। बीसीसीआई ने बंद किया ना आईपीएल में बांग्लादेश के खिलाड़ियों को, और कांग्रेस के जो पूर्व मंत्री हैं, जो पाइथन गेम के ऑर्गेनाइजर हैं, उस संस्था के मालिक हैं, वो लोग बांग्लादेशी खिलाड़ी को बुला रहे हैं, तो मुझे लगेगा नहीं क्या? भारत की भूमि पे बांग्लादेश के लोगों को बुला करके सम्मान कर रहे हैं हम बांग्लादेशियों का, इस्लामिक लोगों का, किस लिए भाई? किस क्या आवश्यकता है करने की? और ऐसे समय में क्यों कर रहे हो आप, जो पूरा विश्व जान रहा है कि बांग्लादेश में अत्याचार हो रहे हैं? उन्हीं अत्याचारियों को बुला करके आप सम्मान दे रहे हो, भारत का मंच दे रहे हो, डैश दे रहे हो बोलने के लिए। तो इस पे मैं सवाल तब मुझे कहना पड़ता नहीं होगा जी। जब बांग्लादेश का विषय पे चर्चा करने की जगह आप किसी और विषय पे डाइवर्ट करते हो। मुझे बताइए, कांग्रेस के कितने सांसदों ने बांग्लादेश के बारे में चर्चा करी है? हाउस के अंदर कहा कि नोटिस देने के लिए, बाकी जगह चर्चा करेंगे, विदेश में किसी भी खबर छपवा करके फर्जी खबर के बारे में तो आप चर्चा करेंगे, लेकिन बांग्लादेश में अपनी आंखों के सामने ब्रूटल अत्याचार होते हुए देख रहे हो, लोगों के रेप होते देख रहे हो, हत्याएं होते देख रहे हो, लूटपाट होते देख रहे हो, उनको धर्म परिवर्तन करते देख रहे हो, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। एक तरफ तो इस तरह की बात रखी जा रही है, आप भी रख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी रखती है, लेकिन कांग्रेस तो अपनी तरफ से ये कहती है कि कहीं ना कहीं भारत में मुसलमानों के ऊपर कोई अत्याचार कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि अभी जिस तरीके से संभल में हिंसा हुई, उस पर कई मुसलमान मारे गए, ये सारी चीजें इस तरीके से पोर्ट्रे की जा रही है ना कि भारत में मुसलमान जो है वो सुरक्षित नहीं है। फिर भी जनसंख्या बढ़ रही है, मुसलमानों की सुरक्षित नहीं है। तो अल्पसंख्यक कहते थे, बहुसंख्यक होते जा रहे हैं, अनेक राज्यों में बहुसंख्यक हुए अल्पसंख्यक से, और फिर भी करेंगे ये सुरक्षित नहीं है। तो जिस देश में सुरक्षित है वहां क्यों नहीं भेजते इनको भाई? 47 में बंटवारा हो गया था ना, तुम्हारा हमारा, किसके आधार पे हुआ था? इस्लाम के आधार पे हुआ था ना, कि हमें इस्लामिक देश चाहिए, तब बंटवारा कर रहे हैं, तो फिर यहां इस्लामिक देश चाहिए भाई। आज बहुसंख्यक है, और हम तब भी देखो, आज हमारे को देख लो, 2.5 साल से पीड़ित है, हम अपने घरों में बैठे हैं। लेकिन हमारे देश में तो यही कहा जाता है ना नवीन जी, हमारे देश में कौन कहता है एकता है? अच्छा ठीक है, अनेकता में एकता का अर्थ क्या होगा भाई? कि सारे जाति धर्म एक साथ मिलकर रहते हैं यहाँ पर। तो अब किसने मना किया कि हम नहीं रहते? उसको कौन मना कर रहा है? तुम ये थोड़ी कि जो प्रधानमंत्री की योजनाएं हैं, सरकार की योजनाएं, सबसे ज्यादा बेनिफिट तो उठा करके देख लीजिए, परसेंटेज मुसलमान उठाते हैं। सरकारी अस्पतालों में देख लो, सब ज्यादा वो मिलेंगे। मैं समझ गई। मुझे बताइए, कौन से मुसलमानों ने के अंग को दान देने की योजना बनाई आज तक है किसी की? कौन देता है? दधीची दान योजना के तहत अनेक लोग, हिंदू सनातनी लोग, अपने देह का दान कर देते हैं ताकि दूसरों के काम आ जाए।
मुझे एक मुसलमान का बताइए किसी ने दान किया हो आज तक? कोई एक सिंगल का कहीं है ऐसी इनकी कोई संस्था जो देह का दान करते हो? कौन करता है? और अंग को सबसे ज्यादा कौन लेता है? आंखें लगवाने में कौन जाता है? हड्डियों की बोन्स को चेंज कराने में कौन जाता है? सबसे ज्यादा अस्पतालों में इनकी संख्या है नहीं है? आप कह रहे हो कि कुछ सफदर संभाव की बात करते हैं। अरे सफदर संभाव सबके साथ होना चाहिए ना। हम अपनी बहन बेटियों को, उनकी बहन बेटियों को अपनी बहन बेटियों की तरह मानते, सम्मान करते, वो करते हैं। वो अपनी बहन बेटियों को नहीं करते, दूसरे का तो क्या करेंगे? फिर आप कैसे कहते हैं सब सम्मान? एक ही आदमी लागू करेगा क्या? सम्मान दोनों तरफ से होना चाहिए ना। मैं आपका सम्मान करूंगा, आप मेरा सम्मान करेंगे, तभी सम्मान होगा, या नहीं। चलिए हम एक बार फिर से वापस उस टॉपिक पर आते हैं। हम घुसपैठ की बात कर रहे थे। हम कह रहे हैं कि भारत सरकार का इसमें क्या रोल है, क्योंकि एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है। और जिस तरीके से तमाम, मैं सुनती हूँ कि बड़े बड़े हमारे जो जर्नलिस्ट हैं, बहुत बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं जो आज रिटायर्ड हैं, वो इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश बहुत बड़ा खतरा हो चुका है। वो बांग्लादेश जिसे 1971 में भारत ने अपने 20,000 सैनिकों को शहीद करके वो गिफ्ट किया था। उन 20,000 सैनिक में सिर्फ 20,000 सैनिक नहीं थे, उस 20,000 सैनिक का पूरा भरा परिवार था। माँ थी, बहन थी, बेटी थी, बीवी थी, सबको शहीद किया। और उसके बाद आज वही बांग्लादेश हमें आंख दिखा रहा है। तो इस को आप लोग किस तरीके से लेते हैं? क्योंकि बांग्लादेश इस समय एक बहुत बड़ी समस्या सबके पूरे विश्व के सामने है। पाकिस्तान आतंक की जननी है और उसका प्रकोप, उसका प्रभाव पूरी तरह से बांग्लादेश में दोबारा बना है 71 के बाद। और जिस प्रकार से, मैं केवल पश्चिम बंगाल की बात करूं तो 4,000 वर्ग मीटर की हमारी सीमा है बांग्लादेश के साथ। 4,000, अगर आप 100 मीटर पर रखोगे तो 40,000 जवान चाहिए। और 40,000 जवान एक बार एक समय में चाहिए तो दिन और रात में लगा करके रखेंगे तो 2.5 लाख जवान चाहिए केवल सीमा पर। इनकी छुट्टियां और उसमें जाएंगे तो 5 लाख जवान। आप समझ रहे हैं स्थिति कैसी है? ऐसे समय में बहुत सारी जगह पर ऐसे मकान भी हैं जहाँ पे आधा हिस्सा बांग्लादेश में तो आधा हिस्सा हिंदुस्तान में आता है। तो उसको सबको कंट्रोल करने में जब तक कि राज्य सरकार अपना रोल प्रॉपर नहीं निभाए, संभव नहीं हो सकता। लेकिन वहां की राज्य सरकार राजनीतिक सत्ता को पाने के लिए राज्य सरकार के भरोसे छोड़ दें। आपको क्या लगता है देश किसके भरोसे चलेगा? केवल केंद्र के भरोसे चलेगा? सिर्फ केंद्र के? बिल्कुल राज्य सरकारों की भी सहभागिता होनी चाहिए। वो मैं समझ रही हूं। मेरा कहना है कि फेडरल सिस्टम है, लेकिन जिसमें राज्य सरकारें और केंद्र सरकार को मिलकर के देश के हित में सोचना चाहिए। आई अंडरस्टैंड, बट आप ये भी सोचिए ना कि दिल्ली में अभी 2 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें दिखाया गया कि बर्मा से वहां के मुसलमान हमारे भारत में हैं, उनको आम आदमी पार्टी की सरकार 10,000 रुपए दे के वहां पर सेट करवाई है। तो ये सब चीजें कैसे हो रही? क्योंकि अगर हम पूरे अपने देश की बात करें तो कहीं ना कहीं, चाहे दिल्ली हो, चाहे अपना कलकत्ता हो, वेस्ट बंगाल हो, कहीं ना कहीं हमारा देश तो इन लोगों के अंडर फंस रहा है ना नवीन जी। मैं बार बार इसी बात को कह रहा हूँ आपसे कि चाहे राज्य सरकारें हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, और कोई दल हो, उसको जब तक कि वो राष्ट्र सर्वोपरि नहीं मानेगा, इस धरती को अपनी माँ नहीं मानेगा, तब तक इस देश का भला नहीं होगा। अच्छा एक बात बताइए, मेरा एक आपसे निवेदन है कि अब सरकार, केंद्र सरकार कानून ला के आ सकती है, कड़े कानून बना सकती है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अपनी ताकत लगा सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी जमीन पर लगाने के लिए राज्य सरकारों के बिना संभव नहीं है। एक फेडरल सिस्टम है। अब राज्य सरकारें मान नहीं रही है। CAA NRC का विरोध करने वाले कौन लोग थे? आज CAA NRC का किस प्रकार, CAA NRC को दूसरे रूप में देखो तो बांग्लादेश मान रहा है कि हमारे यहाँ केवल मुसलमान रहेंगे, बाकी कोई नहीं रहेगा, और तुम हमारे यहाँ मानने को तैयार नहीं है। हमारे यहाँ पॉलिटिकल वेंडेटा ऐसा खड़ा कर देते हैं। NRC जो था वो तो उससे जुड़ा था ना, जो घुसपैठ है, जो घुसपैठ हमारे देश में, ऐसा थोड़ी था हिंदू और मुसलमान का तो कॉन्सेप्ट था नहीं। तो आज भी तो घुसपैठ की बात कर रहे हो आप, इलीगल माइग्रेंट्स की, वही तो बात कर रहे हैं आप। ये भी तो घुसपैठियों को रोकने के लिए, इसलिए मैं बांग्लादेश में जो हिंदू है वो घुसपैठ है। जो बांग्लादेश से या बर्मा से या किसी भी देश से गैर सनातनी लोग घुस करके आकर के भारत में अपना फर्जी आइडेंटिटी बना करके उसके आधार पर कुछ पॉलिटिकल पार्टियां उनका वोट लेने के लिए उनको अपना
मतदाता बना रही हैं, जी। इस देश का नागरिक बना रही हैं, वो सबसे ज्यादा कहा था कि आज तो वो उनको वोट दे रहे हैं, आने वाले समय में धीरे धीरे वो इस्लामिक कंट्री बना देंगे, जो उनका एजेंडा है। जो हाल सीरिया में हुआ। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, अरविंद जी से भी कहता हूँ, मैं अखिलेश जी से भी कहता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, मैं ममता जी से भी करता हूँ कि आपको इस देश के लोगों पर विश्वास करना सीखिए। एक सवाल करूं आप इन लोगों के बारे में सोचिए, इन घुसपैठियों, बांग्लादेशियों, मुसलमानों के बारे में सोचना बंद करिए, इनके पिट्ठू बन करके मत रहिए। आप इस देश के नागरिक के बारे में सोचेंगे तो ये नागरिक भी आपको स्नेह करेंगे, आपको लेकर के। अखिलेश जी का नाम आप क्यों ले रहे हैं? वहाँ तो योगी जी की सरकार है। और एक बात बताइए, आप जो ये घुसपैठ की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा चुभेगा ये सवाल, लेकिन ये बताइए कि एक महिला पाकिस्तान की सीमा हैदर, जो एक इलीगल घुसपैठ की तरह हमारे देश में रह रही है, उसके खिलाफ क्यों नहीं एक्शन लिया जाता? वहाँ तो योगी जी की सरकार है। सवाल मैं फिर कहता हूँ, हमारे देश में बने हुए कानून, जिसका फायदा, जिस पॉलिटिकल सिस्टम में लीकेज का फायदा यहाँ के नेता उठाते हैं, एक छोटे से इश्यू को बड़ा एजेंडा बना करके उसी पार्टी के खिलाफ खड़ा करते हैं। आप बताइए, जब उत्तर पूर्वी राज्यों से जो घुसपैठियों लोगों को निकालने का काम किया, तो किसने खड़ा होकर पूरे देश भर में विरोध किया? ये इंडी गठबंधन के लोगों ने, कि देखिए किस प्रकार से मुसलमानों को निकाला जा रहा है, गरीबों को निकाला जा रहा है। और उसका जो सो कोल्ड वामपंथी लोग हैं, जिनको हिंदू भी कहते हैं, वो खड़े होकर कहने के नहीं अत्याचार कर रही है। तो इसका विकल्प क्या है? इसका विकल्प ये है कि इस देश में जो मोदी जी भी कहते हैं, एक संविधान एक चुनाव, जब एक साथ मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो घुसपैठ आकर यहाँ पर विराजमान है, उसको सह देने का या उसको सुरक्षा देने का काम विपक्षी लोग करते हैं, या वामपंथियों का काम है कि इनको बिठाकर रखो, इनको ना भेजो? सामने दिख रहा है, कहने की आवश्यकता क्या है? मुझे बता दीजिए ना कि पश्चिम बंगाल में कौन है। और इसी को हिंदू मुसलमान करके ट्विस्ट, जब हम बोलते हैं तो हिंदू मुसलमान कर दिया जाता है। पश्चिम बंगाल में आने वाले लोग, घुसपैठ से जो बंगाल से आ रहे हैं, वो कौन लोग आ रहे हैं? घुसपैठ है, माइग्रेंट है। उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करता कोई? राज्य सरकार को करना है ना। तो इसका सोल्यूशन क्या है नवीन जी? बात ही तो ये है कि क्या किया जाए इसमें। मैं आपको इसका सोल्यूशन बताता हूँ। एक ही समाधान है इसका। जब हर 6 महीने में चुनाव बंद हो जाएंगे, तो कोई भी सरकार, चाहे केंद्र में किसी भी दल की होगी, कड़े कानून सख्त लेगी। किसी सरकार के, राज्य सरकार कानून का पालन नहीं करती, उसके खिलाफ एक्शन लेगी, तो कम से कम 2 साल में 3 साल में सिस्टम ठीक हो जाएगा। अभी क्या है, सबको मालूम है, यहाँ पे तुमने मेरी सरकार गिराई, यहाँ पे तुमने मेरे खिलाफ एक्शन लिया, तो मैं धरने बैठ करके इसका इम्पैक्ट दूसरे राज्यों में लूंगी। वहाँ चुनाव हो रहा है, वो पॉलिटिक पार्टी वहाँ उसका फायदा लेती है। तो ये सब चीजें खत्म होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, अगर वो आज अपने देश के नागरिकों के बारे में गंभीरता से सोचना शुरू नहीं करेगी, तो उसका हश्र वही होगा जो आप देख रहे हो आने वाले कुछ समय में, और सीरिया और कई सारे देशों में हुआ है। ये इस्लामिक टेररिस्ट, इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट, इस्लामिक कट्टरपंथी, एक कोविड में जो बीमारी आई थी उससे भी ज्यादा खतरनाक बीमारी है। इसको जितना जल्दी दूर करेंगे उतना अच्छा है। लेकिन यही हमारे देश में ये सारी चीजें हो पाती है। एक छोटे से बच्चे के दिमाग में सोचो क्या भरा गया है कि इस देश, ये जो देश है, जो जहाँ प्रधानमंत्री मोदी जिसके प्रधानमंत्री हैं जिस देश के, वो मुसलमानों के खिलाफ हैं। तो आखिर उस बच्चे के मन मस्तिष्क में इस तरीके से क्यों भरा जा रहा है? इसमें क्या आपको नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का भी कहीं ना कहीं रोल है? कहीं ना कहीं ऐसा है कि मुसलमान, क्योंकि अभी देखिए एक नया स्लोगन चला कि बटोगे तो कटोगे। व्हाट डज इट मीन? क्या मतलब है इसका? मैं इसका मतलब भी बता दूं। एक तो ये बात है कि मोदी जी मुसलमानों के खिलाफ नहीं, उन्होंने सारी योजना देश के लोगों के लिए निकाली है। आपने बताया, हिंदू मुस्लिम के नाम का नाम नहीं लिया। दूसरी बात ये कि भाजपा ने भी मुसलमानों के खिलाफत कोई काम नहीं किया है। आज भी बहुत सारे अल्पसंख्यक संगठनों में मुसलमान है भाजपा के हैं, और राष्ट्रीय मुस्लिम मंच जो है, जो संघ की विचारधारा के साथ काम करता है मिल करके, वो भी जो मुसलमानों का है। तो इसलिए ये कहना है कि हम लोग खिलाफ है, ये तो बेमानी सी बात है, लोगों को भ्रम में डालने की बात है भाजपा के लोग। दूसरी बात, आपने कहा कि छोटा सा बच्चा ऐसा बोल रहा है, इसकी एक बड़ी जड़ है। इस देश के अंदर जितने मदरसे हैं सबको बंद कर देना चाहिए। शिक्षा प्रणाली एक होनी चाहिए। केवल जो एजुकेशन प्राइमरी स्कूलों में, सरकारी हो, प्राइवेट हो या फिर कोई और हो, मदरसों में भी वही शिक्षा पद्धति लागू होनी चाहिए जो
दूसरे स्कूलों में होती है। ये बंद होने चाहिए। धर्म की शिक्षा देनी है, उसका मतलब जो है एजुकेशन सिस्टम बोर्ड से नहीं होना चाहिए। क्या तुम्हें लगता है कि वेदों को पढ़ाया जाता है क्या हिंदुओं के बच्चों को? नहीं पढ़ाया जाता ना। जब उनके लिए आप परमिशन नहीं देते हो, उनके लिए उस सरकारी स्कूल के अंदर एजुकेशन सिस्टम में उस पढ़ाई को वैलिडिटी नहीं देते हो, तो मदरसों में क्यों देते हो भाई आप? इस कोर्ट ने जो फैसला दिया मदरसों को रोकने का, बंद ना करने का, वो भी गलत था। मैं उसके पक्ष में नहीं हूं, ना जाने कैसे दिया क्यों दिया वो जानते हैं, लेकिन मिलॉर्ड है, मिलॉर्ड को तो कोई कुछ नहीं कह सकता। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि इस देश के अंदर से मदरसा बोर्ड, मदरसे सब बंद होने चाहिए। देश की शिक्षा पद्धति एक होनी चाहिए। अगर शिक्षा पद्धति एक होगी तो इनके दिमाग में, इनके जहन में कोई कृति, कोई विध्वंसकारी नीति को भरेगा नहीं। लेकिन ये तो बवाल कट गया था। अभी जो एनसीपीसीआर के जो चेयरमैन हैं प्रियांक कानूनगो, उन्होंने भी तो यही मुहिम छेड़ी थी कि मदरसे जो है वो बंद होने चाहिए। देखिए, दो बातें हैं इसके अंदर। पहली बात तो ये कि मदरसे बंद होंगे तो एजुकेशन सिस्टम जो है वो ठीक होगा। उसमें वही मदरसे अगर चालू भी रखने हैं तो एजुकेशन सिस्टम वो होना चाहिए जो सीबीएसई का है या फिर सेंटर बोर्ड। मतलब मदरसे में सारी चीजें पढ़ाई जाए, वरना नहीं होना चाहिए। ये पढ़ाई जाती है मदरसे नहीं पढ़ाई जाती ना अभी तक। ये तो सब देख रहे हो आप, और क्या देख रहे हो? दूसरी बात, मेरा ट्वीट कोई पैगंबर मोहम्मद या किसी धर्म के खिलाफ नहीं था। मैंने कभी किसी के खिलाफ नहीं बोला। हाँ, मेरे धर्म के खिलाफ अगर कोई बोलता है, मेरे धर्म, मेरे देवी देवता, मेरे इष्ट के खिलाफ कुछ बोलता है तो उसकी जबान खींच के गले में बांधने की ताकत रखता हूं। मेरे देवी देवताओं के बारे में जब किसी ने अनाप शनाप अनर्गल बकवास लिखना शुरू किया तो मैंने उनसे सवाल पूछा था कि जरा तुम भी बताओ कि क्या ये सत्य है कि तुम्हारे पैगंबर मोहम्मद ने 6 साल की बच्ची के साथ निकाह किया। 9 साल की बच्ची जब थी 53 साल की उम्र में, तो तब उन्होंने उसके साथ क्या, जब वो 53 साल के थे या 56 साल के थे, तब उन्होंने उसके साथ संबंध बनाए। क्या बलात्कार की श्रेणी में आता? मैंने सवाल ही पूछा था, मैंने तो कुछ पूछा नहीं था। अगर मेरा सवाल गलत होता तो इतने देशों में मेरे खिलाफ ट्विटर, उस समय ट्विटर था, अब एक्स हो गया, इतने लोगों ने शिकायतें करी, मेरा ट्विटर हैंडल सस्पेंड हो जाता। तो उस सवाल पे बवाल किसने मचाया? कट्टरपंथियों ने मचाया। और उसका असर क्या हुआ कि विदेशों के अंदर जो इस्लामिक देश है उनका दबाव आना शुरू हुआ। तो आप सोचो ना कि मेरी पार्टी में, अभी आपने कहा था कि एक हिंदुत्ववादी सरकार है केंद्र में मोदी जी की, सत्य सनातन को मानने वाली सरकार है, तो मेरे मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, जब उनको, मेरे को या नुपुर को निकालने का निर्णय लेना पड़ा, हमारे जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनको ये फैसले करने पड़े, तो उन्होंने कितना बड़ा हलाल पिया होगा। उनके मन पे क्या बीती होगी? वो जानते हैं कि उनके बच्चे निर्दोष हैं, वो जानते हैं कि उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा, पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण उनको ऐसा निर्णय लेना पड़ रहा है। भारत को आगे विकसित देश की तरफ ले जाने के लिए अपने लोगों के बारे में इस प्रकार के निर्णय लेने पड़ रहे हैं जो मन से नहीं चाहते हैं। कितनी पीड़ा हुई होगी, उनका एहसास समझा है किसी ने? आप कहते हैं कि निकाल दिया, वो ठीक है, वो निकल गया समय, हमारा समय दोबारा भी आएगा। ऐसे थोड़ी डूबता हुआ सूरज उगेगा है ही नहीं कभी भी। हम तो वो है ना जो डूबता है तो उगता भी है, जो छुपता है तो सामने भी आता है। तो सब देख रहे हैं, आएगा जब समय तब बताएंगे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इस देश के अंदर जो ये कट्टरपंथी सोच की पॉलिटिकल पार्टियां हर समय इनकी ढपलियां बजा रही हैं कुछ वोट पाने के लिए, ये उनके लिए भी दुर्भाग्यदायक है। उनकी पार्टी में शामिल गैर, जितने भी सनातनी लोग हैं, गैर इस्लामिक लोग हैं, उन सबसे मैं निवेदन करता हूं वो एक बार सोचें और मंथन करें। सरकारें आएंगी, जाएंगी, बनेंगी, आप सत्ता में होंगे, आजकल को नहीं होंगे। 5 साल पहले कोई था, 50 साल तक किसी और ने राज किया, 20 साल कोई और राज कर रहा है। ये सब कुछ होगा, लेकिन देश को बचाना है, अपने भविष्य को बचाना है, अपने आने वाली पीढ़ी को बचाना है। तो जितने भी ऐसे लोग हैं जो कि दूसरे इस्लामिक लोगों की सिर्फ ढपलियां बजाते हैं, उनके फेवर में बात करते हैं, उनका विरोध करना सीखें। और यहां पर इस देश के अंदर सत्ता पर आसीन कई सारे लंबे समय तक सत्ता पर काबिज रहने वाले संगठन कांग्रेस के लोग अभी भी, जिससे आप मुझसे बात कर रहे हैं तब, यानी कि 12 दिसंबर को हरियाणा, जो कि किसानों की और खिलाड़ियों की भूमि कही जाती है, जननी कही जाती है, उस ताऊ देवीलाल स्टेडियम पंचकुला के अंदर बांग्लादेश के पाइथन खेल के नाम पर खिलाड़ियों को बुला करके डायट्स में बैठा करके सम्मान कर रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? जिस समय एक पड़ोसी देश
सनातनियों को कुचल रहा है, हिंदुओं को मार रहा है, और उसमें कांग्रेस उनके लोगों को बुला करके सम्मान कर रही है। बीसीसीआई ने, सरकार ने कहा, तो बीसीसीआई ने आईपीएल के अंदर बांग्लादेश के खिलाड़ियों को नहीं लिया, और कांग्रेस क्या कर रही है?